अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था हमारा IAS 12 दैट इज़ इनकम टैक्स, और उसका हमने आज एक कम्प्रीहेंसिव सा एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन करेंगे। बहुत हैवी किस्म का क्वेश्चन है और सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल्स का, ठीक है, जिसका नाम क्या है जी? जिसका नाम है फ्लोर एंड टाइल्स लिमिटेड, FTL। ये काफ़ी एक्सपेंसिव क्वेश्चन है, इट्स नियरली अबाउट 20 मार्क्स का जनाब ये क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेटली, और मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन है। इसमें सारे का सारा डेफर टैक्स आप लोगों से पूछ लिया गया। जो भी डेफर टैक्स में हमने पढ़ा था, इनकम टैक्स, डेफर टैक्स, उसकी रिकन्सिलिएशन, सारा कुछ उसने पूछ लिया। तो एक ही कम्प्रीहेंसिव से क्वेश्चन में हम तमाम चीज़ों को रिकॉल कर रहे होंगे। तो देखते हैं जनाब हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, क्योंकि अब रूल पास हो चुका है कि टैक्स डेप्रिसिएशन जब आप डिस्पोज ऑफ करते हैं एसेट को, तो एट द ईयर ऑफ डिस्पोजल किसी किस्म की कोई डेप्रिसिएशन नहीं आती, ठीक है, और एट द ईयर ऑफ एक्विजिशन पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाती है, ठीक है। तो ये टैक्स रूल्स पास हो चुके हैं, तो अब इन रूल्स के हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। एनीवेज देखिएगा, कहता है जनाब, फॉलोइंग आर द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द, दिस इज पेज नंबर 387, एग्जाम्पल नंबर 23, कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल के फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज पास्ट पेपर ऑफ योर रिपोर्टिंग टू। Following are the relevant extracts from the financial statement of Floor and Tiles Limited for the year ended 31st December 2015। इसमें फिर आगे फरमाता है जनाब, बिफोर टैक्स ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80, प्रोविजन फॉर गारंटी फॉर द ईयर 12, ठीक है। ये क्लोजिंग टाइम के बाद चीज़ें आपको बता रहा है। और उसके बाद कहता है जी बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर की अभी ये बात कर रहे हैं। तो बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर 10, कैपिटल गेन एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स दैट इज़ 5, ये अदर इनकम में शो हो रहा होगा। अब आगे कहता है जनाब, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी वर 5.828 मिलियन, 2 मिलियन एंड 13 मिलियन रिस्पेक्टिवली। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के भी इसने बता दिया, ओपनिंग प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी भी बता दिया, और प्रोविजन फॉर बैड डेट भी इसने बता दिया। द कॉस्ट एंड अदर डिटेल रिलेटेड टू बिल्डिंग्स इंक्लूडेड इन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर एज फॉलोज। ओपनिंग बैलेंस जनाब उसने बता दिया, परचेज ऑन 1 जनवरी 2013 के तमाम बिल्डिंग्स कब परचेज की गई थी? 1 जनवरी 2013 को। कितने की जनाब? 350 मिलियन की। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग सोल्ड ऑन 30 अप्रैल 2015 फॉर ₹35 मिलियन 30। कहता जनाब हमने उनमें से एक बिल्डिंग बेच दी 30 अप्रैल 2015 को 35 मिलियन के लिए, जिसकी कॉस्ट कितनी थी जब हमने परचेज की थी 1 जनवरी 2013 को? 30 मिलियन उसकी कॉस्ट थी। परचेज ऑन 1 जुलाई 2015, और एक हमने परचेज किया है 1 जुलाई 2015 को। अच्छा, अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज भी करेंगे। जारी बात है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का रूल आपको पता है कि जितने टाइम के लिए एसेट आपके पास रहेगा, आपके यूज़ में रहेगा, तब तक आप इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। और आपको ये पता है कि जब आप एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो डिस्पोजल के साथ उसकी डेप्रिसिएशन भी खत्म हो जाती है, यानी कि जितने टाइम तक 30 अप्रैल का मतलब है 4 महीने डिस्पोजल की एंट्री आ जाएगी, ठीक है, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। उसके बाद जनाब 6 महीने की जो है वो परचेज की आ जाएगी, और 350 में से 30 माइनस करेंगे तो 320 मिलियन की जो प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि पूरा साल आपके पास इस्तेमाल होती रही, उसके पास पूरे साल की आ जाएगी। मैं IAS 16 जो है वो बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मुश्किल चीज़ नहीं आई है, नई चीज़ कोई नहीं मैं आप लोगों को बता रहा। अच्छा जी, इसके बाद कहता है जनाब, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज कैलकुलेटेड एट 5% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो डेप्रिसिएशन रेट कितना है जनाब? 5% स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर। Whereas tax depreciation is calculated at 10% on reducing balance method, और tax depreciation क्या है जनाब? WDV के ऊपर है 10% के हिसाब से। Accounting depreciation of all other owned asset included in property, plant and equipment is same as tax depreciation। कहते हैं जी बाकी जितने भी उसके पास assets हैं तमाम के ऊपर जो उसके tax depreciation है वो accounting depreciation के बराबर है, मतलब इसमें कोई गैप नहीं है, तो सेम ही है, इसका नेट इफेक्ट 0 आएगा। फिर आगे कहता है जी, ऑन 1 जनवरी 2015 अ मशीन कॉस्टिंग ऑफ ₹120 मिलियन वाज रिक्वायर्ड ऑन लीज। सम ऑफ द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोज। 120 मिलियन की जनाब मशीन थी, उसको लीज पे लिया गया। लीज टर्म एज वेल एज द यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर। लीज टर्म और उसकी यूजफुल लाइफ भी 5 साल है। एनुअल लीज रेंटल्स अमाउंटिंग ₹30 मिलियन आर पेएबल इन एडवांस। पेएबल इन एडवांस है जनाब, 30 मिलियन के लीज रेंटल्स हैं 5 साल के। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 12.59%। द मशीन वुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। और इसकी डेप्रिसिएशन आपने उसकी 5 साल पे स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। और हम टैक्स वाले लीज एसेट को भी नहीं मानते, राइट ऑफ यूज को भी नहीं मानते, लीज लायबिलिटी को भी नहीं मानते, और डेप्रिसिएशन को भी नहीं मानते, और फाइनेंस कॉस्ट को भी नहीं मानते। हम सिर्फ किसको मानते हैं? लीज रेंटल्स को हम लोग मानते हैं। ऑन 1 जून 2015 एन अमाउंट ऑफ ₹1 मिलियन वॉज पेड एज पेनल्टी टू द प्रोविंशनल गवर्नमेंट ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। और हम पेनल्टी को भी टैक्स वाले नहीं मानते,
ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं जनाब द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेड टू आउटगोइंग मेंबर्स वाज ₹10 मिलियन। ये ग्रेचुटी जो हमने पे की है इस साल में, दैट इज एक्चुअल पेड जो है वो 10 मिलियन है फॉर द ईयर। आपके पास ऊपर उसने बताई है और ओपनिंग आपको उसने बता दी हुई है। अच्छा जी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, जितनी भी मैंने जैसे आपको बताया था जितनी भी किस्म की प्रोविजंस हैं उनको भी टैक्स वाले नहीं मानते। इसके बाद फरमाता है जनाब ड्यूरिंग द ईयर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस एंड रिपेयर एक्सपेंसेस अमाउंटिंग ₹6 मिलियन एंड 8 मिलियन रिस्पेक्टिवली परटेनिंग टू ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 वर डिसअलाउड। FTL हैज डिडक्टेड टू फाइल अपील ओनली अगेंस्ट द डिसीजन रिगार्डिंग रिपेयर एक्सपेंसेस। कहते हैं जी बाकी उन्होंने डिसअलाउ किए थे एक्सपेंस, लेकिन उन्होंने केस किया हुआ है किसके अगेंस्ट, सिर्फ और सिर्फ रिपेयर एक्सपेंसेस के अगेंस्ट। ओके, एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 32%। हमने कहा जी ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए कहते हैं जी प्रिपेयर अ नोट ऑन टैक्सेशन एक्सपेंसेस फॉर इंक्लूजन इन FTL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। नोट टू द अकाउंट भी बनाना है। नोट में क्या आता था, करंट टैक्स अलग लिखते थे, डेफर्ड टैक्स अलग लिखते थे और एंड पे जाकर उनको टोटल कर देते थे। इसमें तो उन्होंने बताया ही नहीं है हमें कि टैक्स वाली क्या चीज़ मानते हैं क्या नहीं मानते। हर क्वेश्चन में नहीं बताएगा आपको, लेकिन क्वेश्चंस करने के बाद आप यू वुड नो कि कौन कौन सी चीज़ अलाउड है, कौन कौन सी चीज़ डिसअलाउड है। मैं आपको जैसे 3-4 बातें आपको बता चुका हूँ। कितने भी किस्म की प्रोविजंस उनको नहीं मानते, लीज को नहीं मानते, ठीक है जी। और उसके बाद जो आपके इंटरेस्ट रिसीव यानी कि इंटरेस्ट रिसीवेबल उसकी भी टैक्स बेस कोई नहीं होती, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस करने के साथ जब आप इसके इनिशियली जब आप क्वेश्चन करेंगे, बाज़ क्वेश्चंस के अंदर उन्होंने बताया होता है कि इसको टैक्स वाले नहीं मानते, पेनल्टी वगैरह जैसे इनको टैक्स वाले नहीं मानते। बाज़ क्वेश्चन के अंदर उन्होंने नहीं बताया होता। तो ये जो मैंने क्वेश्चन पकड़ा है ये आपकी कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स का सबसे हैवी क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को खुद करवाऊँ। बाकी क्वेश्चन इससे कम ही है, वो अगर आप खुद भी जाके घर से करेंगे वो इजीली हो जाएंगे आपसे, ठीक है। अच्छा जी, अब जनाब यहाँ पे उसने आपसे नोट भी मांगा है, उसके बाद जनाब आपसे उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मांगी हैं, डिस्क्लोजर्स रिलेटिंग टू करंट एंड डेफर्ड टैक्स इंक्लूडिंग अ रिकंसिलिएशन भी जनाब उसने मांग ली है, ठीक है जी। तो उसने तकरीबन हर चीज़ आपसे मांग ली है जो कि डेफर्ड टैक्स में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, तो सबसे पहले हमने अपना बनाना है जनाब हमारा जो नोट होगा वो हमने बनाना है। उसके बाद जनाब हमने अपनी टैक्स रिकंसिलिएशन बनानी है, अगर हम बाद में भी बनाना चाहें कोई मसला नहीं है। उसके बाद जनाब हमारे पास जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है हमने जिस तरह से इसको प्रेजेंट करना है, वो तो वर्किंग है ना, वर्किंग हमारी पहले आ जाएगी, ठीक है जी। तो जनाब हम आते हैं हमारे कि किस तरीके से हमने नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनानी। उसने ये कहा है कि जनाब नोट्स टू द अकाउंट फॉर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आपने नोट्स टू द अकाउंट्स बनाने हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने शामिल करने हैं। तो आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना, ठीक है। आपने सिंपली नोट्स टू द अकाउंट्स बनाने हैं और उसके बाद रिकंसिलिएशन आपने बना लेनी है, दैट्स फाइन। ओके, तो आते हैं जनाब हमारे पास, और हम ये जानते हैं क्योंकि यहाँ पे पिछले साल का भी इफेक्ट आ रहा है, वो 6 मिलियन वाला याद है ना। उन्होंने कहा जनाब एक के खिलाफ हमने केस किया हुआ है। अब जिसके खिलाफ हम केस करते हैं हम कहते हैं कि शायद हमें मिल जाएंगे पैसे, इसलिए हमने केस किया हुआ। 2013 की वो बात है, तो उसकी भी हम लोग बात कर लेंगे। तो नोट्स टू द अकाउंट्स में जनाब हम लेट सपोज देते हैं N5 इसको नाम देते हैं, और हम कहते हैं जी टैक्स एक्सपेंस, और यहाँ पे आपके पास आता है करंट ईयर या करंट टैक्स, ओके। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है डेफर्ड टैक्स। अगर कुछ प्रायर ईयर का कुछ एडजस्टमेंट हुई तो वो हम यहाँ पे देख लेंगे। तो आपके पास दो चीजें यहाँ पे होनी चाहिए, नंबर 1 करंट टैक्स होना चाहिए, नंबर 2 डेफर्ड टैक्स होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं हमारा करंट टैक्स। तो यहाँ पे एक छोटी सी मैं वर्किंग देता हूँ, वर्किंग का नाम वर्किंग 1 दे देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं करंट टैक्स। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपके पास करंट टैक्स में कौन सी चीज आती है जनाब, हम कहते हैं जी करंट टैक्स में अकाउंटिंग प्रॉफिट आता है जी, और वो कितना है 80 मिलियन का। अब इसमें हम जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड करते जाएंगे और जो डिसअलाउड इनकम है उनको लेस करवाते जाएंगे। तो सबसे पहले तो जनाब हमने कहा था कि इसमें हमारी प्रोविजन फॉर द ईयर आ रही थी, तो प्रोविजन को हम लोग नहीं मानते, तो ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी कितनी ऐड करेंगे जनाब, 12 जितनी हमने लिखी हुई थी। इसके बाद जनाब हमारे पास जो एक्चुअल ग्रेचुटी है, एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको मानते हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ पे लेस करवाएंगे किस चीज को, ग्रेचुटी पेड। कितनी हमने एक्चुअल में ग्रेचुटी पे की है, 10 की, वो हम मानते हैं। ठीक है, देखिए बेटा एडजस्टमेंट में अगर जो चीज लिखी है तो इसका मतलब है कि उसने इसको अकाउंट फॉर नहीं किया हुआ या उस किसी चीज की डिटेल है। ऊपर उसने प्रोविजन दिखी है आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोविजन को लेके जा रहा है, एक्चुअल चीज को नहीं लेके जा रहा। ठीक है, तो इस वजह से हमने प्रोविजन को ऐड कर दिया डिसअलाउड के तौर पर, और ये ग्रेचुटी जो एक्चुअल पेड है ये हमारा एक्सपेंस होता है, हमने इस वजह से इसको माइनस कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद जनाब आपके पास चीज है, अगेन एक प्रोविजन है, दैट इज बैड डेट की प्रोविजन। उसको भी क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। बैड डेट एक्सपेंस है ना, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट, कितना जनाब बैड डेट की प्रोविजन हमारे पास, 10 की। नहीं, प्रोविजन है, इसमें बैड डेट रिटर्न ऑफ कहीं नहीं है। आप अगर देखें ना क्वेश्चन के स्टार्ट में ऊपर देखिए बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है, तो बैड डेट रिटर्न ऑफ अगर हम बात करें तो वो एक्चुअल एक्सपेंस है, ये बैड डेट फॉर द ईयर है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जो शो हो रहा होगा हमें। ओके, ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे लिखा था ना बैड डेट रिटर्न ऑफ, तो फिर हमने इसको कुछ भी नहीं छेड़ना था, क्योंकि हम भी उसको मान रहे हैं, टैक्स वाले भी, यानी कि अकाउंटिंग वाले भी मान रहे हैं और टैक्स वाले भी मान रहे हैं, तो उसमें कोई नेट इफेक्ट नहीं आना था। अच्छा जी, इसके बाद जनाब आपके पास आता है कैपिटल गेन लिखा हुआ है नीचे। तो कैपिटल गेन तो हम कहते हैं जनाब, टैक्स वाले कहते हैं इसकी ये तो एग्जाम्प्ट है, ये तो आपकी बिजनेस में आएगा ही नहीं, तो उसने ऐड किया होगा, हम क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। कितना जनाब कैपिटल गेन के अमाउंट, 5 million। अच्छा जनाब, यहां तक तो हमारे पास मसले हो गए हल। अब हमारे आगे उसने एडजस्टमेंट हमें बताई है कुछ इस तरह से कि जैसे आपके पास फिक्स्ड एसेट की उसने बात की, ठीक है जी, पेनल्टी की उसने बात की, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब फिक्स्ड एसेट की। बाकी ऊपर प्रोविजन वगैरह हैं वो हमारे टैक्स बेस के और अकाउंटिंग कैरिंग वैल्यू के काम आएंगे। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस जो हैं, यहाँ पे जनाब हम बात कर लेते हैं हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। तो बिल्डिंग्स हैं जनाब हमारे पास 350 मिलियन की। ओके, इसके ऊपर हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी खुद से निकालनी है और टैक्स डेप्रिसिएशन भी हमने यहाँ पे खुद से निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम छोटी सी वर्किंग और कर लेते हैं, दैट इज यहाँ पे कर देता हूँ मैं वर्किंग 1.1 के नाम से। आप चाहें तो उसको वर्किंग 2 का भी नाम दे दें, ठीक है, बल्कि वर्किंग 2 का नाम दे देते हैं, 1.1 ऑकवर्ड सा लगता है। अब यहां पे बेटा आपको निकालनी है कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस। ओके, कैरिंग वैल्यू भी आपको निकालनी है और टैक्स बेस भी निकालनी है, और उसके बाद आपको निकालनी है डेप्रिसिएशन। अब यहां से हम एक ही वर्किंग से 2 काम कर रहे होंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे टैक्स बेस यानी कि डेफर्ड टैक्स में भी होना है और करंट टैक्स में सिर्फ डेप्रिसिएशन वाला एलिमेंट आना है। तो हम देख लेते हैं कि जनाब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी निकलेगी और उसके बाद आपकी टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी निकलेगी। तो यहाँ पे जनाब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ एसेट थी कितनी थी जनाब, या कॉस्ट की बात नहीं बल्कि कॉस्ट की बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी जनाब, यहाँ पे भी 350 थी और यहाँ पे भी 350 थी कॉस्ट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन इसमें से हम लोग लेस करवाते हैं हमारी डेप्रिसिएशन। ये 2013 का हमने चीज परचेज की हुई थी, जिसको हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, इसके ऊपर होगा स्ट्रेट लाइन बेस पे। सुनिए बेटा, हमने ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है, हम यहां पे निकालेंगे ओपनिंग WDV दोनों के लिए फॉर 1 जनवरी 2015 के लिए, उसके बाद हमारी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकलेगी। ठीक है, तो अब ये चीजें हमने कब परचेज की थी, 2013 में परचेज की थी, 1/1/2013 को। तो 1/1/2013 का मतलब है अब है 2015, 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 2014, 2 साल के लिए हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो कहता है जी डेप्रिसिएशन टैक्स वालों की नजर में किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ठीक है, 5% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। नहीं सर, बेटा पढ़ो, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 5% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस।
इसका लेंगे 5% और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 साल से। गॉट इट? और इसका हमने भी 2 साल के लिए लेना है, लेकिन 10% WDV के हिसाब से। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 350 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 रेज़ टू पावर 2। यहां पे मुझे बताइए कितनी निकली? सॉरी 35। और यहां पे सॉरी ये तो आपने वो टैक्स बेस निकाल लिया ना। जीरो 0.1 रेज़ टू पावर 2 कर लेते हैं। 66.5 जी। अच्छा, अब ये हमारे पास जो बैलेंस निकला है, ये हमारे पास निकला है WDV रिटर्न ऑन वैल्यू एज ऑन 1 2015। अब हमारी जिंदगी यहाँ पे थोड़ी सी आसान हो जाएगी, हम फॉर द ईयर ले रहे होंगे चीज़ों को। ओके, कितनी अमाउंट निकली इसकी जनाब? 315। और इसकी अमाउंट कितनी निकली? 283.5। लें जनाब, अब मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान है। अब मैंने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है मैंने इनके ऊपर करनी, लेकिन कैरिंग वैल्यू याद रखिएगा 5% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड है। ओके, तो इसमें हम कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, हम WDV को कंसीडर नहीं करेंगे। ये WDV हमने क्यों निकाला? सिर्फ और सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए। अच्छा जी, अब हमने निकालना है कि इसमें से पूरे साल का एसेट कितने होंगे जिनके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन आनी है। उसके बाद हमने देखना है जनाब डिस्पोजल के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन आनी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जनाब कि हमारे पास फाइनल जो एडिशन है उसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन आनी है। ओके, तो यहाँ पे जनाब हम निकालते हैं हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। माइनस करवा लेते हैं, लेस इसमें करवा लेते हैं डिस्पोजल को। ठीक है जी, डिस्पोजल नहीं, इसमें 30 नहीं आएगा, इसमें 30 नहीं आएगा। अब डिस्पोजल जो है वो कितने का माइनस होगा? यहाँ पे WDV लिख देते हैं हम लोग और साथ में हम कॉस्ट भी लिख देते हैं 350 की, ताकि हमें पता रहे कि हमने कॉस्ट के हिसाब से देखना है। ठीक है, ये वर्किंग हमारी अपनी है, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, आप बेशक एक ही वर्किंग में सारा कुछ कर लें, बेशक आप 2-3 एक वर्किंग की 2-3 वर्किंग्स बना लें। ओके, अच्छा जी, अब जनाब डिस्पोजल के टाइम पे हमारे पास कितनी वैल्यू है जो हमने डिस्पोज ऑफ किया एसेट, क्योंकि वो कॉस्ट में से कॉस्ट ही माइनस होगी, तो 30 इसमें से माइनस होगी। ठीक है, नहीं बेटा वो आएगी डेप्रिसिएशन तो अभी हमने निकाले, हम डिस्पोजल की बात कर रहे हैं कि जो हमने फॉर द ईयर निकालने के लिए। ठीक है, कि जिसके ऊपर पूरे साल के डेप्रिसिएशन चार्ज होंगे वो अमाउंट निकालने के लिए। जबकि 283.5 क्योंकि ये WDV पे है तो हमें इस एसेट की WDV ही लेनी है। थैंक यू। ठीक है जी, क्योंकि टैक्स वाले कैरिंग वैल्यू को नहीं मानते, टैक्स वाले किसको मानते हैं? WDV यानी कि टैक्स बेस को। तो इसके टैक्स बेस 2 साल का, क्योंकि ये भी 1 जनवरी को खरीदा होगा 13 को, तो इसके ऊपर भी जरा 2 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करें, कितनी बनती है? यानी कि 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 रेज़ टू पावर 2 कर दीजिए और 30 में से माइनस करवा लीजिए 5.7। आर यू श्योर? ये 30 की है डेप्रिसिएशन। ये बेटा टैक्स बेस लेनी ना हमने 24 पॉइंट। हाँ जी बेटा, इज इट ओके? तो जनाब 24.3 आपके पास ये डिस्पोजल में आ गए। अच्छा जी, अच्छा अब ये 30 वाला वो इसमें से जब मैं माइनस करवाऊंगा 30 वाला तो मेरे पास वो आ जाएगी जो कि फॉर द ईयर होगी। ठीक है, अच्छा अब इसमें से जब भी याद रखिएगा कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी कोई एसेट हमारे कंट्रोल से जाता है, यानी कि जब हम उसको माइनस करवाते हैं तो वो अपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साथ लेके जाता है। ओके, तो इस वजह से जब हमने फॉर द ईयर निकालना है कि हमारे पास एट द एंड ऑफ ईयर कितनी, यानी कि जिसमें फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए वो कितनी अमाउंट है। ठीक है, और जो हमने डिस्पोजल किया था वो कितनी अमाउंट का हमने किया था,
उसके लिए दोनों के लिए हमें देखना ये पड़ेगा कि इसमें से ये इसकी कॉस्ट है, इसमें से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन हमने इसकी 2 साल की यानी कि 2 साल और 4 महीने तो माइनस करवा देनी है, ठीक है। तो वो हमारी बुक वैल्यू पे एसेट आ रहा होगा, जब हम उनको बेचेंगे तो वहां से हमें गेन या लॉस आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अभी चीज निकली है, ये हमारे पास निकली है एसेट फुल ईयर, जिनको हमने पूरे साल इस्तेमाल करना है, ओके। तो कितने रह गए 350 में से माइनस करवाया, 320 के वो वाले एसेट हैं जिनको हमने पूरे साल इस्तेमाल करना है। इसको इसमें से जरा माइनस करवाइए, 59 पॉइंट। तो इसमें इस तरह करने की भी क्या जरूरत है, और डिस्पोजल की भी डब्ल्यूडी ले लेते हैं, उसको 315 में से निकाल देंगे। किसकी? डिस्पोजल की भी डब्ल्यूडी ले लेते हैं, तो वो हमारी कैलकुलेशन होगी गेन के लिए। अभी हम सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालना चाहते हैं कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हमने किन किन के ऊपर निकालनी है और दूसरी डेप्रिसिएशन हमने किन किन के ऊपर निकालनी है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गए जनाब फुल ईयर के एसेट्स, इसके ऊपर हमने पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है इसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद जनाब हम लिखेंगे एडिशन। एडिशन कितने का है जनाब? कहते हैं जी 40 का एडिशन है। हम कहते हैं जी ठीक है। अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि एडिशन हुआ 1 जुलाई 2015 को, तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन इसके ऊपर आएगी। टैक्स वाले कहते हैं जनाब नहीं, जिस एडमिशन के टाइम पे, एडिशन के टाइम पे, एक्विजिशन के टाइम पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी, ओके। और डिस्पोजल के ऊपर ये जनाब इसकी डेप्रिसिएशन आएगी 4 मंथ्स की, और ये कहता है डिस्पोजल के टाइम पे हम किसी किस्म की डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करते, क्लियर। तो अब जनाब हम आप आगे वर्किंग, यहां पे मैं बना रहा हूं थोड़ी सी क्योंकि मेरे पास जगह कम है। तो वर्किंग 2.1 के नाम से, दैट इज डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में निकालने जा रहा हूं। अब मेरे पास पिक्चर सारी क्लियर है, ठीक है जी। फॉर द ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, जो कुछ भी आना था वो हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। अब जनाब हमारे पास जो चीज है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वो एक तो आएगा जनाब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, और एक मेरे पास आएगा टैक्स डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के लिए जो फुल ईयर वाले एसेट हैं वो कितने हैं जनाब? 320 के ऊपर 5% हम चार्ज करेंगे स्ट्रेट लाइन के बेस पे जी। 320 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, 16 की डेप्रिसिएशन जनाब इसकी निकल आई, ठीक है। और इसके हिसाब से हम इस अमाउंट का 259.2 का हम क्या करेंगे, हम पूरे साल के डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जी। ले जरा इसका 10%, 25.92, ओके। इसके बाद जनाब आ जाइए एडिशन के ऊपर। एडिशन 6 महीने का है। एडिशन कितने का था? 40 का। 40 का 5% लेंगे और उसको 6/12 करेंगे, 1 आ जाएगा। और ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेता है, दैट इज 4, ठीक है जी, पूरे साल की डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसके बाद जनाब आ जाइए डिस्पोजल पे। डिस्पोजल पे आ जाइए। अब डिस्पोजल पे जनाब कितनी डेप्रिसिएशन? उसने कहा जी 4 महीने की डेप्रिसिएशन। कितने के ऊपर? 30 के 5%, 4 महीने। इस वजह से हमने यहाँ पे 30 लिखा, ठीक है। हमने इस वजह से यहाँ पे 30 लिखा जी। 0.5 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फुल ईयर का मतलब यहाँ पे क्या है जी? फुल ईयर का मतलब है 320 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, और यहाँ पे 40 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, और यहाँ पे 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 4/12 लें जी, ओके। और इसको तो हम डिस्पोजल के टाइम पे तो कंसीडर नहीं करते डेप्रिसिएशन। अब यहां पे आपके पास आएगी टोटल डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग और टोटल डेप्रिसिएशन टैक्स। गॉट इट? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी है और एट द एंड ऑफ ईयर भी यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं जी। 31 दिसंबर 2015 पे इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 360 के, और इनको ऐड कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों, सॉरी ये कॉस्ट पे है ना, ये कॉस्ट पे हम इसकी इसमें से माइनस करवाएंगे डब्ल्यूडीवी, लेकिन ये बात की बात है, थोड़ी देर में देख लेते हैं इसको। जब हम टैक्स बेस डेफर्ड टैक्स निकाल लेंगे फिर इसकी कैरिंग वैल्यू हम लोग देख लेंगे। अच्छा जी, अब जरा इनको ऐड कर लीजिए,
17.5, इनको ऐड कर लीजिए 29.92। ये जनाब हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गया, अकाउंटिंग भी और टैक्स भी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को हम लोग नहीं मानते, टैक्स वाले को मानते हैं। मुझे बताइए यहाँ तक अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये थी बस। सर वो वाला स्टेप नहीं करना था 13 की 2 साल की डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन माइनस करके, वो कैरिंग वैल्यू के लिए और टैक्स बेस के लिए। अभी हम वो डेफर टैक्स में जाके जब डेफर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अभी फॉर द टाइम बीइंग हमने ये देखना है कि हमारे पास पिक्चर क्लियर करने के लिए कि हमारी ओपनिंग कितनी है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है डिस्पोजल जो माइनस किया था वो कितने का जाएगा। उसके बाद हमने देखना है कि जो हमारे पास फुल ईयर में आ गया, उसके बाद एडिशन जो हुआ, ठीक है, वो देख लेंगे और लास्ट में हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ओके, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे, डोंट बी वरीड। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जनाब। हमने कहा जी कि हम ऐड कर देते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन को, और वो कितनी है, और लेस करवाते हैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, और टैक्स डेप्रिसिएशन को लेस करवाते हैं, वो कितनी है, यहां तक कि मसला मिसाइल बेटा। अच्छा, अब हमने जाहिर बात है जो गेन या लॉस आएगा वो भी तो हमने देखना है कि गेन या लॉस हमें कितने का आया। अच्छा, कैरिंग वैल्यू जो थी हमारे एसेट की एज पर अकाउंटिंग वो कितनी थी ये देखेंगे। बाकी एज पर टैक्स तो हमने निकाली हुई है, ठीक है। इसकी ज़रा कैरिंग वैल्यू निकालेंगे हम लोग। इसमें से 2 साल और 4 महीने की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे डिस्पोजल की। ये ओके है ना, ये इसको मिटा दूँ, डेप्रिसिएशन वाले एक्सपेंस को मिटा दूँ। बुक में होगा लेकिन किसी और तरीके से होगा। हाँ जी, ओके। अच्छा जी, अब मैं इसको जरा मिटा रहा हूँ, ये माइंड में रखिएगा ये डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि इसका अभी थोड़ी देर में इस्तेमाल फिर से होगा। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि जाहिर बात है जब हम ऐसा डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसके ऊपर या तो गेन आएगा या फिर लॉस या फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस डिफरेंट है। अकाउंटिंग गेन और टैक्स गेन, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है जनाब। अच्छा जी, तो डिस्पोजल के ऊपर जो आपके पास गेन आता है अकाउंटिंग का वो हम देख लेंगे, और दूसरा हम लोग देख लेते हैं जी। अच्छा जनाब, देखिए जनाब क्या कह रहा है जी, यहाँ पे हम रेफरेंस देते हैं जी हमारे वर्किंग 2.2 का जो हमने डिस्पोज किया था। यहाँ पे गेन ऑन डिस्पोजल की बात कर लेते हैं। जो हम लोगों ने डिस्पोज किया था एसेट, उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी थी? 26.5। हम कहते हैं जनाब उसकी कॉस्ट थी 30, इसमें से लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और वो 4 महीनों की 0.5 है, 4 महीने की 0.5 और 2 साल की 3 है, तो हमारे पास आ जाएगी जी 3.5। कैलकुलेशन की जरूरत तो नहीं है? हाँ जी बेटा, ओके। मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने बनेंगे? 36 में से कितने महीने? 24 और 4 28, 28 बाय 36, ठीक है जी। 3 साल में से 28 महीने, ओके जी। तो 3.5, तो नहीं बेटा 3 साल, 24 तो 2 साल तो पूरी डेप्रिसिएशन है ना, तीसरे साल के 4 महीने भी हैं अकाउंटिंग वाले के हिसाब से, ठीक है। 30 अप्रैल को हमने एसेट बेचा जी, तो कितने रह गए पीछे? 26.5 जनाब, ये है उसकी कैरिंग वैल्यू 26.5। हमने बेचा कितने का? 35 का। तो हमें गेन कितने का मिला? 35 माइनस 26.5। हाँ जी बेटा 8.5। तो हम कहते हैं जनाब हम जो डिस्पोजल के ऊपर जो हमें गेन मिला है उसको हम लोग नहीं मानते,
तो हम उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लेस करवा देंगे। अकाउंटिंग